हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम आई.ए. रिचर्ड्स और उनके फेमस वर्क्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड हियर कम्स आवर फर्स्ट पॉइंट। आई.ए. रिचर्ड्स, ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड, was born at Sandbach, Cheshire, England in 1893 and died at Cambridge, England. I.A. Richards, along with T.S. Eliot, was the pioneer of new criticism. I.A. Richards, जिनका पूरा नाम ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड था दोस्तों, वो सैंडबैच चेसा इंग्लैंड में 1893 में पैदा हुए थे और उनकी डेथ कैम्ब्रिज इंग्लैंड में हुई थी। आई.ए. रिचर्ड्स और टी.एस. एलियट ने जो टूल्स और टेक्निक्स बताई थी उन्हीं को फॉलो किया गया था न्यू क्रिटिसिज्म के राइटर्स के द्वारा। इसीलिए आई.ए. रिचर्ड्स और टी.एस. एलियट को द पायनियर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय जोएल ई. स्पिनगार. However, the term came into general use after J.C. Ransom published his work The New Criticism in 1941. New Criticism वर्ड को कॉइन करने का काम तो जोएल स्पिनगार ने किया था, लेकिन ये टर्म जनरल यूज में तब आया दोस्तों जब J.C. Ransom ने अपना वर्क द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश किया। That was published in 1941 फ्रेंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज I.A. Richards has written 5 major books on criticism. The first mentioned 3 are entirely his, while remaining 2 have been written in collaboration. Criticism पर 5 major works लिखे हैं। उनमें से जो फर्स्ट 3 हैं वो उन्होंने अकेले खुद से ही लिखे हैं, जबकि बाकी के 2 में उन्होंने कोलैबोरेट करके लिखा है दोस्तों। और जो वो 5 लिटरेरी वर्क हैं वो ये हैं: प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरेज ऑन इमेजिनेशन, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, जो उन्होंने C.K. ऑक्टन और जेम्स वुड के साथ लिखा है दोस्तों, एंड द मीनिंग ऑफ मीनिंग इज द वर्क इन विच ही हैज कोलैबोरेटेड विथ C.K. ऑक्टन फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स ऑफ लिटरेरी फॉर्मलिज्म, द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट. The critics associated with formalism are involved in close reading. Principles of Literary Criticism, जो एक इम्पोर्टेंट वर्क है आई.ए. रिचर्ड्स का, ये वो पहली बुक है दोस्तों जो लिटरेरी फॉर्मलिज्म की बात करती है, जो ये कहती है कि जो भी लिटरेरी वर्क है उसके फॉर्म पर ध्यान दो, वर्ड्स ऑन द पेज पर ध्यान दो, ना कि उसके राइटर या उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करो। जस्ट कीप योर फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट। तो फॉर्मलिज्म से रिलेटेड क्रिटिक्स कहते हैं कि हमें टेक्स्ट के इंडिविजुअल कंपोनेंट को जानने की कोशिश करनी चाहिए और क्लोज रीडिंग करनी चाहिए। हालांकि इस क्लोज रीडिंग के खिलाफ थे टी.एस. एलियट और उन्होंने इसे लेमन स्क्यूजिंग भी कहा था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज रिचर्ड सेज दैट language can be used in 2 ways: the scientific and referential way, the emotive use. आई.ए. रिचर्ड्स ने लैंग्वेज के 2 तरीके के यूज की बात की है। पहला प्रयोग साइंटिफिक या रेफरेंशियल वे में और दूसरा इमोटिव वे में। साइंटिफिक का मतलब द माइंड से रिलेटेड नॉलेज देने के लिए, और दूसरा इमोटिव इज रिलेटेड टू फीलिंग्स and emotions friends. Scientific language is used for reference and emotive for expression of emotions and attitudes. In other words, Richards argues that prose introduces scientific language while poetry is entirely emotive language. पिछले पॉइंट की ही बात को आगे बढ़ाते हुए आई.ए. रिचर्ड्स कहते हैं कि साइंटिफिक लैंग्वेज का प्रयोग हम रेफरेंस के लिए या कुछ नॉलेज देने के लिए करते हैं दोस्तों, जबकि इमोटिव लैंग्वेज का प्रयोग तो इमोशंस और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आई.ए. रिचर्ड्स साइंटिफिक लैंग्वेज को प्रोज से जोड़ते हैं और इमोटिव लैंग्वेज को पोइट्री से।
Let's come to the next point now. Richard's influence rests primarily on his practical criticism, which is based on his experiments conducted in Cambridge, in which he distributed poem stripped of all evidence of authorship and period to his pupils and asked to comment on them. आइए रिचर्ड्स का 1929 में आने वाला वर्क उन एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है दोस्तों, जो उन्होंने कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स के साथ किया था। उन्होंने कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को पोएम दी थी और उस पोएम से रिलेटेड पोइट और पीरियड की इंफॉर्मेशन को उन्होंने उसमें से हटा दिया था। अर्थात अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने सिर्फ पोएम दी थी, जस्ट लाइक वर्ड्स ऑन द पेज। देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोइट, देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल पीरियड द पोइट बिलोंग्ड टू। और फिर उन्होंने स्टूडेंट से कहा था इस पोएम को पढ़ो और इस पोएम पर अपने कमेंट्स प्रस्तुत करो। नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्टडी ऑफ रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म टुगेदर विद हिज वर्क द मीनिंग ऑफ मीनिंग रिवील्स हिज ग्रेट इंटरेस्ट इन टेक्सचुअल एंड वर्बल एनालिसिस। रिचर्ड्स के दो वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और द मीनिंग ऑफ मीनिंग उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं दोस्तों टेक्सचुअल और वर्बल एनालिसिस में। अर्थात वो टेक्स्ट पर ध्यान देने को कहते हैं, सिर्फ वर्ड्स ऑन द पेज पर ध्यान देने को कहते हैं, ना कि राइटर और उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट इज आई ए रिचर्ड्स ओपाइंस दैट अ पोइट राइट्स टू कम्युनिकेट एंड लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज मेड ऑफ वर्ड्स एंड हैंस अ स्टडी ऑफ वर्ड्स इज ऑल इम्पोर्टेंट इफ वी आर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट। इस पॉइंट में हमने ये लिखा है दोस्तों कि आई रिचर्ड्स की राय है कि एक पोइट को कम्युनिकेट करने के लिए लिखना होता है और कम्युनिकेट करने के लिए उसे लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, और लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स से बनी है। इसीलिए अगर वर्ड्स का सही से अध्ययन किया जाए तो हम उस पोएम के भाव को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू आई ए रिचर्ड्स words carry 4 kinds of meaning, or to be more precise, the total meaning of a word depends upon 4 factors. These are sense, feeling, tone and intention. I.A. रिचर्ड्स के अनुसार वर्ड्स 4 kinds of meaning रखते हैं, और वो 4 kinds of meaning है सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन। अगर पहले वाले सेंस की बात करें दोस्तों, something that is communicated by the plain literal meanings of words, जो हम साधारण रूप से किसी से भी बोल देते हैं, उस शाब्दिक मीनिंग को ही हम सेंस का नाम देते हैं दोस्तों। फीलिंग उन इमोशंस, इमोशनल एटीट्यूड्स, विल, डिज़ायर और प्लेजर को दिखाती है जो कि हमारे वर्ड से साफ झलक रहा होता है। नेक्स्ट वन इज टोन। Tone is writer's attitude to his reader. The writer chooses his words and arranges them, keeping in mind the kind of readers likely to read his work. Tone राइटर के एटीट्यूड को दिखाता है दोस्तों। राइटर वर्ड्स का चुनाव करते समय ये ध्यान रखता है कि वो किस टाइप के रीडर्स होंगे जो इस वर्क को पढ़ेंगे, तो उन रीडर्स के माइंड के हिसाब से ही वो अपने डिक्शन को, अपने वर्ड्स को चूज करता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेंशन। इंटेंशन राइटर के एम को दिखाता है और द इम्प्रेशन ही वांट्स टू प्रोड्यूस ऑन द रीडर को दिखाता है कि वो पढ़ने वालों पर, पाठकों पर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ना चाहता है। फीलिंग जो हमने पढ़ा था दोस्तों, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, बस वो इमोशंस से रिलेटेड रहती है। लेकिन जो इंटेंशन है उसका एक पर्पज होता है, उसका एक उद्देश्य भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज आई ए रिचर्ड्स pupil विलियम इम्सन हैज़ रिटन अ फेमस बुक 7 Types of Ambiguity that was published in 1930। आई ए रिचर्ड्स के स्टूडेंट विलियम इम्सन ने भी एक फेमस किताब लिखी थी जो उनके गुरु आई ए रिचर्ड्स के ही टूल्स और टेक्निक्स पर आधारित थी, और उस बुक का नाम था 7 Types of Ambiguity, और ये बुक 1930 में पब्लिश हुई थी दोस्तों।
Let's move on to the next point now. I.A. Richards has talked about two types of metaphors, sense metaphors and emotive metaphors. I.A. रिचर्ड्स ने दो टाइप के मेटाफर्स की बात की है दोस्तों. एक सेंस मेटाफर्स जो कि नॉलेज से रिलेटेड रहता है और इमोटिव मेटाफर्स जो फीलिंग से रिलेटेड रहता है दोस्तों. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू I.A. रिचर्ड्स, रिदम एंड इट्स स्पेशलाइज्ड फॉर्म मीटर डिपेंड अपॉन रेपिटेशन एंड एक्सपेक्टेंसी. अर्थात I.A. रिचर्ड्स रिदम और मीटर को भी वर्ड की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूजफुल मानते हैं दोस्तों. रिदम और मीटर की बात को आगे बढ़ाते हुए I.A. रिचर्ड्स कहते हैं कि बोथ रिदम एंड मीटर आर ऑर्गेनिक एंड इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ पोएम, फॉर दे बोथ डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड बाय द पोइट. अर्थात रिदम और मीटर एक अभिन्न हिस्सा बनाते हैं किसी भी पोएम का. ये मीटर और रिदम ही है दोस्तों जिनकी सहायता से हम पोइट के वर्ड्स को अच्छे से समझ पाते हैं दोस्तों. नेक्स्ट पॉइंट इज T.S. Eliot डिड नॉट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज रीडिंग एंड कॉल्ड इट लेमन स्क्यूजिंग. T.S. Eliot, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट्स में भी पढ़ा था दोस्तों, क्लोज रीडिंग को अच्छा नहीं मानते थे. वो इसे लेमन स्क्यूजिंग का नाम देते थे. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट नाउ. एलन टेट, वन ऑफ द न्यू क्रिटिक्स, इज इंस्पायर्ड टू से nobody who read I.A. Richards' practical criticism when it appeared in 1929 could read any poem as he had read it before. I.A. Richards की तारीफ करते हुए एलन टेट कहते हैं कि I.A. Richards की प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाली बुक पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि किसी भी पोएम को इस तरीके से पढ़ पाएगा जैसे कि वो पहले पढ़ता था. अब वो ज़्यादा ध्यान उन वर्ड्स पर लगाएगा, वर्ड्स के फॉर्म पर लगाएगा, बजाय कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के. नेक्स्ट पॉइंट इज, और एलन टेट आगे लिखते हैं, फ्रॉम दैट टाइम ऑन वन हैड टू रीड पोइट्री विद ऑल द ब्रेन्स वन हैड and with one's arms and legs as well as what may be inside the rib cage. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बुक पढ़ने के बाद हर व्यक्ति को किसी भी पोएम को पूरी जान लगा के पढ़ना होगा, उसके अंदरूनी मीनिंग को जानने की कोशिश करनी होगी. Our next point is, I.A. Richards has said, we may either use words for the sake of the reference they promote or we may use them for the same the attitudes and emotions which ensue. ये कहते हैं दोस्तों कि शब्दों को हम या तो रेफरेंस जानने के लिए या फिर उस एटीट्यूड और इमोशन को जानने के लिए करते हैं जो कि वो वर्ड दिखा रहा होता है दोस्तों. नेक्स्ट पॉइंट इज, J.C. Ransom and William Empson, who are associated with new criticism, have made the use of I.A. Richards' tool and technique on an extensive scale. J.C. Ransom और विलियम एम्पसन जो कि न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं दोस्तों, वो अपनी थ्योरीज में I.A. रिचर्ड्स के टूल्स और टेक्निक्स का खूब प्रयोग करते हैं. Our 25th point is, Cambridge critics is the term used for the modern critics associated with Cambridge University. These critics made a major influence in English literary studies from the mid-1920s. The leaders of this school were I.A. Richards, F.R. Lewis, William Empson. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.